हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एसएसटी के अंदर जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से रिलेटेड आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये आपका एसएसटी की जो पहला लेसन है उसमें आज लास्ट लेक्चर है, उसके बाद आपका ये लेसन ख़त्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको अपनी सब जो नोटबुक है उसके अंदर वो लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो बच्चों आज बात करते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है और किस प्रकार जब राष्ट्रवाद एक बड़े चरम शिखर पर चला जाता है, उसके बाद जब एक देश के अंदर देशभक्ति की भावना इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाए जो दूसरे देशों का शोषण करने की जो प्रवृत्ति जब पैदा होती है वो एक प्रकार से साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या था और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। मतलब धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद की भावना जिन देशों में पनपने लग रही थी वो अब एक आदर्श रूप में, मतलब जो राष्ट्रवाद को एक अच्छे और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता था एक देश की परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अब वो बढ़कर एक ऐसे ही उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति या फिर उसके जो भावनाएं थी राष्ट्रवाद से संबंधित वो अब बदलने लग गई थी और अब वो एक सकारात्मक न होते हुए अब उसका एक नकारात्मक रूप निकल के आया जो आगे जाके साम्राज्यवाद का रूप धारण करता है। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, मतलब एक छोटा होता, संकीर्ण का मतलब छोटी सोच या छोटा सिद्धांत या छोटी मानसिकता तक ही सीमित रह गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए, मतलब एक दूसरे का क्या शोषण करते हुए चले गए या फिर अलग तरह की भावनाएं जिसमें शोषण था या फिर किसी को अपने अधीन करना या फिर किसी प्रकार से आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से उस देश को कमज़ोर करना, इस तरह की भावनाएं उन चीज़ में देखने को मिली और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। मतलब क्या, अब धीरे धीरे ये देश जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी और एक राष्ट्र का निर्माण किया, अब ये अपने उद्देश्य के लिए अपने साम्राज्यवादी या फिर अपने इस तरह की प्रवृत्ति अपनाने लगे कि उसके आसपास जो भी क्षेत्र उनके अधीन थे उनमें वो अपने देश के लिए उन जो उन्होंने अधीन कर रखे हैं, जिन देशों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो कोई क्षेत्र उनके अधीन है वहाँ पर क्या शोषण वो करने लग गए और अपने साम्राज्यवादी जो उद्देश्य है उसको आधार मानकर उन देशों का वे शोषण करते थे। और इस तरह की भावना सबसे पहले यूरोप के देशों में ही देखने को मिली। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। मतलब ये यूरोप के पास एक जगह बाल्कन, इस क्षेत्र में आने वाले सभी काफ़ी देश हैं उन सबको धीरे धीरे करके यूरोप के देशों ने उनको अपने अधीन किया, अपने गुलाम बनाने की उन्होंने चेष्टा की। साथ ही इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नताएं थी। मतलब भौगोलिक दृष्टि से कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं रेगिस्तान है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक दृष्टि से वे सब अलग अलग थे। और उस क्षेत्र में रहने वाले कौन से बाल्कन क्षेत्र में अलग अलग जातियों के लोग भी रहते थे। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। ये अलग अलग जाति के या भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जो क्षेत्र हैं ये सभी बाल्कन क्षेत्र में शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? स्लाव के नाम से जाना जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था और बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद विचारों को फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। रोमानी एक आदर्शवादी सिद्धांत है बच्चों जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है। अलग तरह के ये दृष्टिकोण रखते थे और ये लोग वहाँ पर रोमानी विचार वाले लोग काफ़ी साम्राज्य में आए और 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के लिए मजबूत बनना चाहता, किंतु इनमें से बहुत
कम सफलता मिली। एक के बाद एक उनके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। मतलब जो ओटोमन साम्राज्य के अधीन जो छोटे छोटे ये देश उसके अधीन थे, उस साम्राज्य में शामिल थी ओटोमन साम्राज्य। धीरे धीरे इनके अंदर ये रोमानी विचार आया। उसके बाद ये अपने आप को आज़ाद करने के लिए, आज़ादी महसूस करने के लिए, अपना अलग से अस्तित्व रखने के लिए इन लोगों ने आज़ादी के लिए बात रखी, घोषणाएं की। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बनाया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे। मतलब ये जो ओटोमन साम्राज्य के अधीन जो क्षेत्र हैं, अब ये इस तरह के तर्क देने लगे कि एक समय ऐसा था जब हम स्वतंत्र थे, हमारा अपना खुद का अस्तित्व था। इस तरह की जो ऐतिहासिक चीज़ें, जो उनका वो अतीत है, उसको आधार बनाकर इन्होंने अपने आप को आज़ाद करने के लिए बात रखी। किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस दिलाने के प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है। मतलब ये जो क्षेत्र थे, ये जो ओटोमन साम्राज्य, ये इनके सब अधीन थे। इन लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पे अपने समूह को इकट्ठा करते हुए आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया, और इन्होंने एक लंबे टाइम से जो अपनी आज़ादी खोई हुई थी उसको वापस लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। मतलब कि इनके अंदर इतना तनाव का स्तर इतना बड़ा हो गया कि एक दूसरे से यह क्या शोषण करने लग गए, एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, और यह राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। मतलब अब आज़ादी की बात इतने बड़े स्तर पर ये करने लगे कि इन्होंने उम्मीद लगाई कि ये जो इलाके हैं उनको हम प्राप्त करेंगे। परिस्थितियाँ और अधीन जटिल हो गई। मतलब कि इस तरह की जो यहाँ के लोगों ने इस तरह का जो प्रयास किया, और ये प्रयास करते करते परिस्थितियाँ इतनी गहराई से या इतने व्यापक स्तर पर बड़ी जटिल हो गई, जिसकी वजह से, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है होड़ या कंपटीशन। इन लोगों के बीच में कंपटीशन आरंभ होने लग गया। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। मतलब अब ये यूरोपीय शक्ति जो देश पहले आज़ाद हो चुके, ये बड़े स्तर पे शोषण भी करते हैं। व्यापार की इनके अंदर भावनाएं होती हैं। व्यापार, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो एक व्यापारी कंपनी आई थी। ये हर प्रकार से उस क्षेत्र का शोषण भी करते हैं, और साथ साथ अपने साथ ये नौसेना और सैन्य ताकत के लिए भी ये होड़ करते हैं। अपने आप को हर प्रकार से मजबूत बनाने का इनका प्रयास रहा। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उनमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। मतलब कि ये आपने देखे होंगे, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे वे देश हैं जिनके अंदर राष्ट्रवाद सबसे पहले आया, और राष्ट्रवाद आने के बाद ये लोग दूसरे देशों को हथियाने लगे, उनको शोषण करने लगे, उनको अपने अधीन करने के इन्होंने हर भरकर प्रयास किए। कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहा। इसमें इन इलाकों में कई युद्ध हुए, और अति प्रथम विश्व युद्ध, मतलब क्या कि जब पहला विश्व युद्ध है, इसका सबसे बड़ा बच्चों कारण भी यही रहा है कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो उन्होंने इतने बड़े स्तर पे वो लेके गई, वो उसका जो स्वरूप ही चेंज हो गया। किसी समय में जब राष्ट्रवाद का विचार था अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपने मानवीय के जो मौलिक अधिकार हैं या संविधान की बात है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनके लिए शुरुआती टाइम में लोग राष्ट्रवाद एक अच्छा विचार था, और वो उसके सकारात्मक प्रभाव भी मिले। लेकिन आगे जाते जाते ये राष्ट्रवाद की भावना इतने बड़े चरम शिखर पे, इतनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, जिसके बाद साम्राज्यवादी एक भावना निकल के आई, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देशों के बीच टकराव पैदा हुआ है, जिसके परिणति या जिसकी अंत में या जिसका परिणाम भी निकल के आया वो था प्रथम विश्व युद्ध। तो बच्चों, आज के लिए हमने ये पढ़ा, इसमें साम्राज्यवाद से जुड़े कुछ राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर लेके गए। मतलब जो राष्ट्रवाद की जगह अब साम्राज्यवाद जैसी भावना उन देशों में पनपने लग रही है। ये 1914 का जो युद्ध हुआ उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण कारण रहा है उस युद्ध को करवाने में। लेकिन इसी बीच विश्व के अनेक देशों में, जिनका 19वीं सदी
में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगी। मतलब क्या, ये जो देशों का ये लोग शोषण करते थे, जिनको अपने अधीन करते थे, उन देशों में भी अब क्या इनका विरोध करने लग गए। जिस तरह की ये वहाँ पर शोषणकारी व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ भी लोगों ने विरोध किया, उनके खिलाफ संघर्ष भी करना आरंभ किया। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष करते रहते थे। मतलब क्या है कि इन्होंने जो साम्राज्यवादी जो ताकतें थीं, जो उनका शोषण करने लग रही थी, इनके विरुद्ध इन्होंने संघर्ष इसलिए किया क्योंकि ये अपना अस्तित्व चाहते थे, अपने स्वतंत्र आज़ाद राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। किसी प्रकार की कोई अधीनता वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और इसी भावना के कारण उन्होंने उनका विरोध किया, उनके खिलाफ संघर्ष किया। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में से उभरी। मतलब ये जो राष्ट्रीय एकता की बात आती है, जब अपने देश के अस्तित्व की बात आती है, देश के लिए काम करने की, इसके लिए सबसे बड़ा कारण बच्चों ये था, जो साम्राज्यवादी जो ताकतें थी, या फिर किसी देश को जो उपनिवेशीकरण किया गया है, उसको अपने अधीन किया गया है, तो वहाँ पर इन्होंने जिस तरह की व्यवस्था कायम की, उसके अंदर शोषण होता था, और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया। राष्ट्रवाद के यूरोप विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का एक विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मतलब एक चीज़ और निकल के आती है कि राष्ट्रवाद को समझने के लिए पर्टिकुलर बच्चों एक डेफिनेशन है नहीं। अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से उस देश के अस्तित्व के लिए, या वो देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अपने अपने तरीके से राष्ट्रवाद की परिभाषा उन्होंने दी। मगर यह विचार कि समाजों की राष्ट्रीय राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। मतलब इनकी परिभाषाएं तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के दार्शनिकों ने अलग अलग दी है, लेकिन कुल मिला के इसके अगर मूल को देखा जाए, अगर इसको गहराई से देखा जाए और असली चीज़ क्या है अगर उसको समझने का प्रयास किया जाए, तो राष्ट्रवाद का जो विचार है एक सार्वभौमिक स्वाभाविक, मतलब कि हर मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो अपना अस्तित्व चाहता है, अपनी इच्छाओं के या मौलिक अधिकारों के या लोकतांत्रिक जो विचार हैं उनको ही वो समर्थन करता है, और उन्हीं को वो स्वीकार करता है। ये एक सार्वभौमिक जो सबके लिए मानने योग्य जो विचार है वही ये है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा और आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। इसके बाद आपका अगला लेसन देखेंगे, और उससे पहले आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनकी अच्छे से तैयारी करनी है, और आपने नोटबुक भी तैयार करनी है। धन्यवाद।